हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में क्यों स्थापित हुआ श्री राम यंत्र, इसका रहस्य क्या है? हिंदू नववर्ष पर 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया जिसने दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा दे दिया है? अब इसका चैप्टर देखिए। आज से नवरात्र शुरू हो गए। चैत्र नवरात्र से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत को माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि चैत्र महीने की पहली तिथि को ही भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इस दिन हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इस बार हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र बहुत खास है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की। श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही राम मंदिर अब सनातनियों के लिए धार्मिक आस्था के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बन जाएगा। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन राम मंदिर में श्री राम यंत्र क्यों स्थापित हुआ, इस यंत्र का रहस्य क्या है, 60 साल बाद ऐसा कौन सा संयोग आया है जो दुनिया में बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में माता रानी की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं के गजब रंग भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पूरे देश के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए मंगल हो, इसलिए राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो रही, पूजन हो करके। राम यंत्र एक जहां उनका लगता है एक अलग ऊर्जा मिलता है। राम यंत्र पर भगवान राम और अन्य सभी देवताओं के प्रसन्नता के मंत्र अंकित रहते हैं। यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। सबसे पहले बात राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की। आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में श्री राम यंत्र को स्थापित किया गया। सुबह 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए विशेष पूजा की। इस भव्य अनुष्ठान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत करीब 7,000 मेहमान साक्षी बने, जिसमें साधु संत, कार सेवक, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित लोग और तमाम राम भक्त शामिल रहे। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में युद्ध के माहौल के बीच राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना राम राज्य का एहसास कराने वाली है। दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ ही उत्तर भारत की धार्मिक नगरी अयोध्या का दक्षिण भारत की धार्मिक नगरी कांची से त्रेता युग वाला कौन सा कनेक्शन जुड़ गया, इसके बारे में भी बताऊं। पहले राम मंदिर में स्थापित श्री राम यंत्र की खासियत जान लीजिए। सोने के प्लेटिंग वाले श्री राम यंत्र का वजन 150 किलो है। यह 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। श्री राम यंत्र में भगवान राम समेत 121 देवताओं की मौजूदगी है। श्री राम यंत्र को राम मंदिर की दूसरी मंजिल के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। संतों के मुताबिक श्री राम यंत्र की स्थापना से राम मंदिर परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सनातन की मान्यता के अनुसार किसी देवता की शक्ति को स्थिर करने के लिए यह यंत्र स्थापित किया जाता है। राम मंदिर में श्री राम यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित करने के लिए विशेष अनुष्ठान 12 मार्च को शुरू हो चुका था। 12 मार्च को प्रायश्चित पूजा, 10 विधि स्नान और जल यात्रा के आयोजन के बाद श्री राम यंत्र का मंडप प्रवेश हुआ। 13 मार्च को वास्तु पूजन, अग्नि स्थापना, मंडप पूजा के साथ श्री राम यंत्र की पूजा शुरू हुई। इसके बाद के दिनों में श्री राम यंत्र में स्थापित अलग अलग देवताओं की पूजा हुई। 18 मार्च को प्रायश्चित आहूत और पूर्णा आहुति दी गई। इसके बाद राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना से पहले साधु, संतों और महात्माओं ने करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा की। देखिए, जिस हिंदू नववर्ष के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापित किया गया, 60 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि इसका नाम रौद्र संवत्सर रखा गया। इस संवत में पूरी दुनिया में कूटनीतिक समीकरण बदलेंगे। जल क्षेत्र और जल क्षेत्र के आसपास के देशों में युद्ध और संघर्ष बढ़ेगा। कई राज्यों और देशों में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पहले 1966 में भी रौद्र संवत्सर आया था
और उस दौर में भी दुनिया में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे। भारत में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और डॉलर की तुलना में रुपया 4 रुपए 76 पैसे गिरकर 7.5 रुपए पर पहुंच गया था। माओ त्से तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी, जिसने चीन के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया था। जापान में फायर हॉर्स अंधविश्वास के कारण जन्म दर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि इस वर्ष पैदा हुई लड़कियां अशुभ होती। तो दुनिया भर में जब पिछली बार ऐसा मौका आया था तो बहुत कुछ उथल पुथल हुई थी। अब कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ और आप देखें, जल की बात हो रही है समुद्र में, तो वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरा तांडव मचाई हुआ है। खैर, यहाँ भारत में भी एक तूफान आ गया है, उसके बारे में बताता हूँ अगला चैप्टर। कि चेयरमैन का इस्तीफा, निवेशकों के 1 लाख करोड़ डूबे, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC में भूचाल क्यों आए? 2 साल से HDFC में ऐसा क्या हो रहा था कि चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया? बैंक में आपका पैसा तो सुरक्षित है ना? सब अब इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शेयर मार्केट पहले ही गोते लगा रहा था। इस बीच देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में ऐसी उथल पुथल मची कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। यह तब हुआ जब HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की जानकारी जब स्टॉक एक्सचेंज को दी गई तो HDFC बैंक के शेयर बुरी तरह गिर गए। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे से ऐसा माहौल बना कि RBI को बीच में आना पड़ा। RBI ने एक दिन में ही HDFC बैंक के नए चेयरमैन की भी घोषणा कर दी। नए चेयरमैन ने आते ही अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर कई बड़े खुलासे किए। अब सवाल है कि 2 साल से ऐसा क्या हो रहा था कि HDFC बैंक के सबसे बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? क्या 2 साल से बैंक में कोई गड़बड़ी चल रही थी? क्या लोग पूछ रहे हैं। इस्तीफे की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? क्या बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं है? आज इस सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले समझ लीजिए कि HDFC बैंक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से यह भूचाल आया। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का साफ कारण नहीं बताया। वो बैंक में कामकाज के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा कि पिछले 2 सालों में मैंने बैंक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं और तौर तरीके देखे जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इस्तीफे के पीछे कोई और बड़ा कारण नहीं। अब सवाल उठता है कि 2 साल में ऐसा क्या देख लिया भाई जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? और ऐसा कुछ था तो भाई 2 साल से क्यों नहीं दिया? HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अतनु चक्रवर्ती बैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे। 2 साल में ऐसा क्या हो रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था? और अगर पसंद नहीं था तो वो उसे बदल क्यों नहीं पा रहे थे? ये भी सवाल है। आप देखिए कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC बैंक के शेयर की क्या हालत हो गई। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC बैंक का शेयर लगभग 9% तक टूट गया। बैंक के शेयर में इस गिरावट की वजह से निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया डूब गया। चेयरमैन के इस्तीफे से HDFC बैंक में सब हिल गए। उससे जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। बैंक में जिनका पैसा है उनमें खलबली मच गई, क्योंकि चेयरमैन का अचानक इस्तीफा देना HDFC के लिए बहुत बड़ा झटका है। अतनु चक्रवर्ती 1985 बैंक बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी। 35 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वो बजट बनाने की प्रक्रिया और निवेश विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। अप्रैल 2021 में उन्हें HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया था। मई 2024 में फिर से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनका यह कार्यकाल मई 2027 तक चलने वाला था। लेकिन आज उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह भी देखने वाली बात है कि पिछले 5 साल HDFC के लिए बहुत ही हलचल भरे रहे, खासतौर पर अतनु चक्रवर्ती के कार्यकाल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही जुलाई 2023 में HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में विलय हुआ, जिससे यह $40 अरब का भारत का अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विलय बन गया। इस विलय के बाद HDFC बैंक दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन गया, दुनिया का। इसी विलय ने HDFC को देश का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर बना दिया। पद छोड़ते समय अतनु चक्रवर्ती ने कहा कि विलय का जो वास्तविक परिणाम सामने आना चाहिए था वो अभी तक पूरी तरह से नहीं दिखा है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद RBI ने केकी मिस्त्री को 3 महीने के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। केकी मिस्त्री पहले से ही बैंक के उपाध्यक्ष और CEO पद पर कायम है। केकी मिस्त्री ने पद संभालने के बाद अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे पर खुलकर बात की। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कहा कि अगर अतनु चक्रवर्ती के सिद्धांतों के हिसाब से चीजें नहीं थी तो उन्हें अंतरिम चेयरमैन की भूमिका स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। अगर चीजें मेरे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं होती तो 71 साल की उम्र में मैंने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली होती। उन्होंने कहा कि बैंक में किसी तरह का पावर स्ट्रगल नहीं था। हालांकि कुछ आंतरिक मतभेद थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं। लीडरशिप में बदलाव का बैंक के कामकाज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर
किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को जो कुछ हुआ उसका बैंक की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी से कोई संबंध नहीं। लेकिन लोगों के मन में डर आ गया कि भाई क्या होगा एचडीएफसी को लेकर, ये वो। जो जानकार हैं उनका कहना है कि एचडीएफसी में जो लोगों का पैसा है उसे कोई खतरा अभी नहीं है, या किसी तरह का खतरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है और ऐसे ही एक बड़ा बैंक डूब जाए ये नहीं हो सकता। किसी ने इस्तीफा दिया, ठीक है, अब उसको उसकी जगह कोई आया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो 10 चीजें पता चलेंगी, लेकिन अभी कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आजकल एलपीजी सिलेंडर की बड़ी चर्चा है बॉस, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सिलेंडर में 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी जाती है? भाई पूरा का पूरा 14 भर देते या पूरा 15 भर देते। 14.2 14.2 किलो के नंबर में ऐसा क्या जादू है भाई? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल 14.2 किलो ये नंबर थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे दशकों पुरानी सूझबूझ भरी प्लानिंग है। भारत में घरेलू एलपीजी का चलन 1950 के दशक के आखिरी सालों में शुरू हुआ। उस दौर में बर्मा शेल इस नाम की एक विदेशी कंपनी ने गैस सप्लाई की। इसी कंपनी ने सबसे पहले सिलेंडर का यह खास आकार और वजन तय किया था। बाद में यही कंपनी बदलकर भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल बनी, लेकिन सिलेंडर का साइज और वजन नहीं बदला। कंपनी ने सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरने का फैसला 3 कारणों से लिया। 14.2 किलो गैस और खाली सिलेंडर का वजन अगर आप मिला दीजिए तो 29-30 किलो के आसपास बैठता है। एक सर्वे के हिसाब से औसत भारतीय 30 किलो तक का वजन आसानी से उठा सकता है। तो एक कारण तो वजन था, दूसरा कारण था सामान्य भारतीय परिवार की जरूरत का हिसाब किताब। रिसर्च में पाया गया कि 14 किलो के आसपास गैस एक सामान्य परिवार के लिए करीब 30 से 45 दिन चल जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिलेंडर की मजबूती और उसकी सेफ्टी। एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस को बहुत तेज दबाव के साथ भरा जाता है। गैस के इस दबाव को झेलने के लिए लोहे की टंकी की दीवारें एक खास मोटाई की बनाई जाती हैं। अगर इसमें 14.2 किलो से ज्यादा गैस भरने की कोशिश की जाती तो सिलेंडर फटने का डर बढ़ जाता, या फिर ज्यादा गैस भरने के लिए सिलेंडर को और मोटा बनाना पड़ता, जिससे खर्च और वजन बढ़ता। उस समय की इंजीनियरिंग और तकनीक के हिसाब से 14.2 किलो ही सबसे सुरक्षित और सही मात्रा थी। मतलब इतने में आप मैक्सिमम गैस भी भर दे रहे थे और उससे नुकसान भी नहीं हो रहा था। मैक्सिमम गैस और मैक्सिमम सेफ्टी के लिए 14.2 किलो ही बेस्ट नंबर था, और इसलिए तब से इतनी ही गैस सिलेंडर में भरी जाती। तो अब आप जब भी घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें 14.2 किलो ही गैस क्यों भरी गई। आज के लिए नमस्कार।